अध्याय 2 जर्मन साम्राज्य विलियम कैसर द्वितीय 1890 से 1914। विलियम द्वितीय की गृह नीति। फ्रेडरिक की मृत्यु हो जाने पर 1888 में उसका पुत्र द्वितीय विलियम जर्मनी का सम्राट बना। बिस्मार्क के पद त्याग के बाद उसने समस्त शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया। बिस्मार्क सिद्धांत की दृष्टि से तो सम्राट का एक कर्मचारी मात्र था, परंतु व्यवहार की दृष्टि में वह सर्वे सर्वा था। अब सम्राट के प्रधानमंत्री सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों की दृष्टि से उसके आज्ञाकारी कर्मचारी नियुक्त होने लगे। वह अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रधानमंत्री नियुक्त करता था और वे बिना मीनमेष के उसके आदेशों का पालन करते थे। उसके कथनानुसार देश का केवल एक स्वामी है और वह मैं हूँ। वह राज्य के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था और कहा करता था, सम्राट की इच्छा राज्य की सर्वोच्च विधि है। 1890 के बाद जर्मनी में 4 प्रधानमंत्री हुए। के प्रीवी 1890 से 1894, हो हेन लोहे 1894 से 1900, फॉन ब्यूलो 1900 से 1909 तथा बेथमैन हॉलबैग 1909 से 1917। परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सम्राट पर काफी प्रभाव डाल सका हो। यद्यपि मार्च 1990 के बाद एक प्रकार से जर्मनी में सम्राट का व्यक्तिगत शासन था, परंतु वह संविधान की सीमाओं के अंदर ही था। सम्राट की सत्ता प्रधानमंत्री के चरित्र पर निर्भर थी। के प्रीवी के समय में उसकी सत्ता सबसे अधिक रही, क्योंकि वह सेना में रह चुका था और एक सैनिक की भांति सम्राट के आदेशों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता था। हो हेन लोहे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। वह बेवेरिया के काउंसिल का अध्यक्ष था, पेरिस में राजदूत तथा अल्सास का गवर्नर रह चुका था। इसके साथ ही वह सम्राट का संबंधी भी था। इस कारण वह कुछ कार्य स्वतंत्रता पूर्वक भी कर लेता था। ब्यूलो बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था और अपनी चतुराई से अपने कार्यों में काफी स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। पृष्ठ 18। वह ईमानदार था, परंतु उस समय की जटिल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने में असमर्थ था और सम्राट या सेना के अधिकारियों पर बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सकता था। औद्योगिक विकास। द्वितीय विलियम का काल जर्मनी के आंतरिक इतिहास में औद्योगिक तथा सैन्य शक्ति के चरम विकास का काल था। इस समय में जर्मनी के व्यवसायों ने असाधारण उन्नति की, जिसके फलस्वरूप वह इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य का बड़ा प्रबल प्रतिस्पर्धी बन गया। इस दिशा में संरक्षण की नीति अपनाकर बिस्मार्क ने बहुत कुछ प्रगति कर ली थी। द्वितीय विलियम ने उस नीति को जारी रखा और व्यवसायों को प्रोत्साहन में कुछ उठा नहीं रखा। आधुनिक उद्योग लोहे तथा कोयले पर आश्रित थे और सौभाग्य से जर्मनी के पास ये दोनों पदार्थ प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। रूर, साइलेशिया तथा सार की खानों से बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाने लगा और 1914 तक कोयले की दृष्टि से वह संसार के राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। लॉरेन में उसे लोहे का अपार भंडार प्राप्त हो गया था, जिसके अधिकाधिक उपयोग से उसने इतना लोहा और फौलाद तैयार करना प्रारंभ किया कि वह शीघ्र ही इंग्लैंड से आगे निकल गया। इस व्यवसाय में अमेरिका ही उससे आगे था। लोहे और फौलाद के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में भी बड़ी भारी उन्नति हुई। नाना प्रकार की मशीनरी तैयार होने लगी। जहाज बनाने के उद्योग ने बड़ी उन्नति की और जर्मनी संसार के सर्वोत्तम जहाज बनाने लगा। विश्व राजनीति की सफलता के लिए शस्त्रास्त्र संबंधी अन्य व्यवसायों की भी उन्नति की गई और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी तैयार होने लगे। बिजली का सामान, रासायनिक पदार्थ तैयार करने में वह संसार के समस्त देशों से आगे बढ़ गया। रंग बनाने में तो उसका एक प्रकार से एकाधिकार ही हो गया। कृषि तथा जंगल आदि की भी बड़ी उन्नति हुई। इस सर्वोत्तोन्मुखी व्यावसायिक उन्नति के साथ जर्मनी का विदेशी व्यापार भी कई गुना बढ़ गया। विदेशी व्यापार की उन्नति के साथ जर्मनी ने व्यापारिक जहाजों के निर्माण में भी बड़ी उन्नति की और संसार के सामुद्रिक व्यापार में जर्मनी ने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। हेम्बर्ग कुछ ही वर्षों में संसार के बड़े बंदरगाहों में गिना जाने लगा, जहां से संसार के प्रत्येक भाग को जहाज आते जाते थे। औद्योगिक विकास के साथ जर्मनी की जनसंख्या भी बढ़ने लगी।
1871 में जर्मनी की जनसंख्या 4 करोड़ के लगभग थी, परंतु 1914 तक वह बढ़कर 6 करोड़ से ऊपर हो गई। किंतु इस बढ़ती हुई जनसंख्या को काम में लगाने के लिए निरंतर बढ़ते हुए कारखाने भी काफी थे, जिससे बेकारी तथा उसके कारण लोगों के देश छोड़कर बाहर जाने की समस्या बहुत कुछ हल हो गई। जहां 1880 में लगभग 2.5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बाहर चले जाते थे, वहां 1914 तक यह संख्या 25,000 रह गई। समाजवाद। औद्योगिक विकास के साथ समाजवाद ने भी उन्नति की। बिस्मार्क समाजवाद का विरोधी रहा था। उसने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए राज्य समाजवाद के सिद्धांत का आश्रय लिया था, परंतु साथ ही वह समाजवादियों का कानून द्वारा दमन भी करने पर तुला हुआ था। दमन के संबंध में द्वितीय विलियम का उससे मतभेद था। वह सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों के द्वारा समाजवादियों का प्रभाव नष्ट कर देना अर्थात दया के शस्त्र से उनका विनाश करना चाहता था। अतः उसने समाजवाद विरोधी कानूनों की, जिनका 1890 में अंत हो रहा था, पुनरावृत्ति नहीं की। पृष्ठ 19। इसके विपरीत 1890 में मजदूरों को संरक्षण देने हेतु कानून बनाया गया, जिसके द्वारा कार्य के घंटे सीमित किए गए और रविवार के दिन अवकाश की व्यवस्था की गई। 1900 में बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था की स्थिति के लिए बीमा की व्यवस्था की गई। इस उदार नीति का परिणाम ये हुआ कि समाजवादी लोगों ने पुनः अपना संगठन करना और प्रचार करना प्रारंभ किया। जर्मनी के राजनीतिक जीवन में समाजवादी प्रजातंत्रीय दल का उत्थान द्वितीय विलियम के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। वह आर्थिक क्षेत्र में क्रांति की इच्छा का प्रतीक ही नहीं था, वरन सम्राट के स्वच्छंद शासन के विरोध तथा प्रजातंत्रीय संस्था की मांग का प्रतीक भी था। वह जर्मनी का प्रमुख विरोधी एवं सुधारवादी दल था। आर्थिक क्रांति के साथ साथ उदारवाद का समर्थक होने के कारण बहुत से मध्यवर्गीय उग्रपंथी भी, जिन्हें समाजवादी सिद्धांतों से कोई विशेष मोह नहीं था, उसका समर्थन करते थे, क्योंकि साम्राज्य की संस्थाओं को उदार बनाने का वही एकमात्र आशाजनक साधन था। उसमें यह भी एक विशिष्टता थी कि वह अन्य समाजवादी दलों की तरह अधिक राष्ट्रीयता विरोधी नहीं था और इस कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती थी। जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं, प्रत्येक सामान्य निर्वाचन में इस दल को अधिकाधिक मत प्राप्त होने लगे, परंतु जर्मनी की निर्वाचन पद्धति ऐसी थी कि कभी भी प्राप्त मतों के अनुपात में उसके प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकते थे। 1907 के निर्वाचन में उसे 32,50,500 मत प्राप्त हुए और कंजर्वेटिव लोगों को केवल 1,50,000, परंतु कंजर्वेटिव लोगों को लोकसभा में 83 और समाजवादियों को केवल 43 स्थान ही मिले। समाजवाद की इस प्रगति को देखकर विलियम बड़ा चिंतित हुआ और उसका कट्टर शत्रु बन गया। उसने 1895 में उनका दमन करने के लिए कानून का प्रस्ताव भी किया, परंतु लोकसभा ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उसने दमनकारी कानून बनाने का प्रयत्न तो नहीं किया, परंतु वह अंत तक समाजवादियों की बड़ी निंदा करता रहा। समाजवादी निरंतर सम्राट के स्वच्छंद शासन का विरोध और उत्तरदायी शासन की मांग करते रहे। वे थल सेना तथा नौसेना पर निरंतर बढ़ते हुए व्यय के घोर विरोधी थे। 1912 के निर्वाचन में लोकसभा में उनके सदस्यों की संख्या बढ़कर 110 हो गई और अन्य दलों से मिलकर उन्होंने लोकसभा में सम्राट के शासन में अविश्वास का प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया। इस वर्ष ही समाजवादी दल ने सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत की घोषणा की, युद्ध का विरोध किया तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण की मांग की, जिससे ऐसा मालूम होने लगा मानो सरकार और समाजवादियों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाएगा। परंतु उन दिनों यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी संकटापन्न थी, अतः संघर्ष टल गया। सैन्य शक्ति का विस्तार। जर्मनी का उत्थान सेना के बल पर हुआ था और उसके प्राधान्य का आधार भी सेना ही थी। द्वितीय विलियम सैन्य शक्ति के महत्व को खूब समझता था और उसका अधिकतम विस्तार करना चाहता था। यह इस बात से प्रकट होती थी कि उसने अपने राज्याभिषेक के उपरांत अपना सबसे प्रथम भाषण सेना के समक्ष दिया था।
जिसमें उसने उसका गौरव शून्य बनाए रखने का अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया था। उसने लोकसभा के कंजर्वेटिव दलों के समर्थन से सेना का खूब विस्तार किया। 1893 में शांति दल के लिए सेना की संख्या 4,25,000 नियत की गई। 1902 में यह संख्या बढ़कर 4,95,000 कर दी गई। उसी वर्ष अनिवार्य सैनिक सेवा की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई और 1910 तक सेना की संख्या में 10,000 की वृद्धि की भी व्यवस्था की गई। इस समस्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जर्मनी की सैन्य शक्ति बड़ी प्रबल हो गई। युद्ध के समय वह 17 लाख सैनिक मैदान में पहुंचा सकता था। पृष्ठ 20। जल सेना। स्थल सेना के साथ ही जल सेना की ओर भी विलियम ने ध्यान दिया। जर्मन व्यापार तथा औपनिवेशिक साम्राज्य की रक्षा और विश्व राजनीति में अपनी स्थिति के अनुकूल भाग लेने के लिए एक प्रबल नौसेना की अत्यंत आवश्यकता थी। उसने आरंभ में ही कहा था, हमारा भविष्य समुद्र पर है। जब तक मैं अपनी जल सेना को अपनी स्थल सेना के समान ही शक्तिशाली नहीं कर लूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। जर्मनी की औपनिवेशिक आकांक्षाओं की पूर्ति उस समय हो सकती है जब वह समुद्र पर अपना प्राधान्य स्थापित कर ले। उसने लड़ाई के जहाजों तथा सैनिक बंदरगाहों के निर्माण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया। कील नहर का निर्माण। डेनमार्क के प्रायद्वीप से जर्मनी का समुद्र तट 2 भागों, उत्तरी सागर तट तथा बाल्टिक सागर तट में विभाजित हुआ था। उस समय उत्तरी सागर तट से बाल्टिक सागर में पहुंचने के लिए डेनमार्क का चक्कर लगाना पड़ता था। इस चक्कर को बचाने के लिए तथा अपने जहाजों का अधिक प्रभावकारी उपयोग करने के लिए श्लेस्विग होल्स्टीन के प्रदेश में कील नगर के पास से बाल्टिक सागर के उत्तरी सागर तक एक नहर खोदी गई, जो 1895 में पूर्ण हुई, जिसके फलस्वरूप जर्मनी की नौसेना की उपयोगिता 2 गुनी हो गई। हेलिगोलैंड की प्राप्ति। इसके 5 वर्ष पहले 1890 में जर्मनी ने इंग्लैंड से उत्तरी सागर में जर्मन तट से कुछ दूर स्थित हेलिगोलैंड नामक द्वीप पूर्वी अफ्रीका में स्थित जंजीबार द्वीप में बदले में प्राप्त करके उसे प्रथम कोटि का नाविक अड्डा बनाना प्रारंभ कर दिया था। नौसेना का विस्तार। 1897 में विलियम ने फॉन टिरपिट्ज को जल सेना मंत्री नियुक्त किया और जंगी जहाजों के निर्माण की एक योजना तैयार की। टिरपिट्ज ने लोकसभा में समाजवादियों की ओर से विरोध करते हुए भी 1898 में प्रथम नौसेना कानून बनाया और 1900 में एक दूसरा कानून स्वीकार कराया, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि नौसेना का धीरे धीरे इस प्रकार विस्तार होता रहे कि वह 1900 तक दुगनी हो जाए। इसके साथ ही एक नाविक संघ की भी स्थापना की गई, जिसका साम्राज्य भर में बड़ा स्वागत और समर्थन हुआ। जर्मनी के इस प्रयत्न से इंग्लैंड को बड़ी चिंता हुई। उसकी नीति सदैव यही रही है कि उसकी नौसेना यूरोप में किन्हीं 2 देशों की नौसेना के बराबर हो। जर्मनी को एक प्रबल प्रतिस्पर्धी बनते हुए देखकर उसने अपनी नौसेना का विस्तार आरंभ किया, जिस प्रकार जर्मनी भी अपनी नाविक योजना का विस्तार करता रहा। उसने 1905 में सबसे पहला ड्रेडनॉट अर्थात विशाल जंगी जहाज बनाया। उसने 1905 में सबसे पहला ड्रेडनॉट अर्थात विशाल जंगी जहाज बनाया। जहाजों के निर्माण का काम बड़ी शीघ्रता से होने लगा और अनेक क्रूजर तथा ड्रेडनॉट बनाए जाने लगे। बड़े जहाजों को उपयोग के योग्य बनाने के लिए कील नहर भी गहरी की गई। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप जर्मनी की नाविक शक्ति जबरदस्त हो गई। विलियम द्वितीय की विदेश नीति। सन 1890 में बिस्मार्क के पतन के फलस्वरूप वैदेशिक क्षेत्र में बिस्मार्क व्यवस्था का विनाश हो गया और उसके स्थान पर विलियम द्वितीय के विश्व राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। विलियम द्वितीय जर्मनी को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र बनाना चाहता था। इस विषय में उसकी स्पष्ट धारणा थी कि विश्व में कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें जर्मनी की राय न ली जाए। पृष्ठ 21। जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने के लिए उसका इतना दृढ़ संकल्प था कि उसने देशवासियों से आह्वान किया था, विश्व शक्ति प्राप्त करो अथवा मिट जाओ।
विलियम द्वितीय जर्मनी जाति को संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था। उसका विश्वास था कि उसे ईश्वर ने संपूर्ण विश्व को सभ्यता सिखाने के लिए भेजा है। उसके हृदय में उग्र जर्मन राष्ट्रीयता निवास करती थी। उसकी यह योजना थी कि ऐसे सभी देशों का एक संगठन स्थापित होना चाहिए जिन देशों में जर्मनी जाति के लोग निवास करते थे। इसी भावना के आधार पर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड आदि पर अधिकार करना वह अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता था। विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति मुख्य रूप से आगे बताए गए सिद्धांतों पर आधारित थी। पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप। बिस्मार्क ने अपने कार्यकाल में जर्मनी को युद्ध के खतरों से सुरक्षित करने के लिए पूर्वी समस्या में कोई रुचि नहीं ली थी। वह इस समय को जटिल एवं उलझी हुई समस्या मानता था। इसके विपरीत विलियम द्वितीय टर्की साम्राज्य की समस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था। वह बाल्कन प्रदेशों में प्रवेश करके बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करना चाहता था। उसका विचार था कि रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया जैसे महान देशों की भांति जर्मनी को भी एक महान शक्ति बनकर पूर्वी समस्या में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। अफ्रीका में औपनिवेशिक विस्तार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के लगभग सभी देशों ने औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। बिस्मार्क औपनिवेशिक विस्तार की नीति को जर्मनी की शांति के लिए घातक समझता था। उसने जर्मनी को संतुष्ट राष्ट्र समझकर अपने देश की गतिविधियों को यूरोप महाद्वीप तक सीमित रखने का प्रयास किया, किंतु इसके विपरीत विलियम द्वितीय जर्मनी को यूरोप महाद्वीप के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकालकर अफ्रीका के प्रदेशों पर अधिकार करने के योग्य बनाना चाहता था। इसलिए उसने अफ्रीका में चल रही औपनिवेशिक विस्तार की होड़ व अफ्रीका की लूट में जर्मनी को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। जर्मनी की नाविक शक्ति का विस्तार व सुदृढ़ीकरण। बिस्मार्क ने अपने कार्यकाल में इंग्लैंड के साथ जर्मनी के सहानुभूतिपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जल सेना के विकास व विस्तार का विचार त्याग दिया। किंतु इसके विपरीत विलियम द्वितीय जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने तथा औपनिवेशिक विस्तार के लिए जल सेना की सर्वोच्चता को आवश्यक समझता था। इसलिए उसने कहा था, सामुद्रिक शक्ति ही विश्व शक्ति है। अपने संकल्प को स्पष्ट करते हुए उसने घोषणा की थी, मेरे पितामह ने थल सेना के विकास के लिए जो कुछ किया था वही मैं जल सेना के विकास के लिए करूंगा। पृष्ठ 22। विलियम द्वितीय अपनी थल सेना के समान ही जल सेना को भी शक्तिशाली बनाकर चैन लेना चाहता था। अपने इस संकल्प के अनुरूप विलियम द्वितीय ने राज्यारोहण के तुरंत बाद जर्मनी की जल सेना का इतनी तीव्र गति से विकास किया कि उसकी जल शक्ति सन 1871 की तुलना में 3 गुनी हो गई। इतिहासकार हैजन ने लिखा है, विलियम द्वितीय के उग्र व महत्वाकांक्षी नेतृत्व में जर्मनी की जल सेना का तीव्र गति से विकास हुआ। जल सेना की दृष्टि से जर्मनी का पूरे संसार में इंग्लैंड के पश्चात दूसरा स्थान हो गया था। इस प्रकार विलियम द्वितीय विदेश नीति के सिद्धांतों के फलस्वरूप बिस्मार्क के कार्य का अंत हो गया। बिस्मार्क का उद्देश्य जर्मनी की गतिविधियों को यूरोप महाद्वीप तक सीमित रखना था, किंतु विलियम द्वितीय ने जर्मनी को विश्व राजनीति का केंद्र बनाया। बिस्मार्क इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। उसके विपरीत विलियम द्वितीय ने जल सेना का विस्तार करके इंग्लैंड से संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। विश्व राजनीति के फलस्वरूप फ्रांस के एकाकीपन का अंत हो गया, जबकि बिस्मार्क की विदेश नीति का यह मुख्य आधार था। इतिहासकार टेलर के शब्दों में, विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क व्यवस्था के आवश्यक तत्वों का विनाश कर दिया। वह समझता था कि होहेनजोलन राजवंश जर्मनी पर शासन करने में पूर्ण सक्षम है तथा जर्मनी विश्व राजनीति में हस्तक्षेप करने के योग्य है तथा इसके लिए किसी प्रकार के शक्ति संतुलन व प्रतिरोधों की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी और इंग्लैंड। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड यूरोपीय मामलों के प्रति पृथक्करण की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क ने इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति को समझकर अपनी विदेश नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से जर्मनी तथा इंग्लैंड के मध्य अच्छे संबंध स्थापित किए थे।
किंतु बिस्मार्क के पतन के बाद विलियम द्वितीय ने वैदेशिक क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य किए जिनके फलस्वरूप इंग्लैंड व जर्मनी के संबंधों में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ। इंग्लैंड विश्व में जल सेना की सर्वोच्चता को कायम रखना चाहता था। जल सेना उसके लिए आवश्यक वस्तु थी, किंतु जर्मन सम्राट ने, जिसके लिए जल सेना आवश्यक नहीं थी, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जल सेना के विकास व विस्तार की योजना बनाकर इंग्लैंड को नाराज कर दिया। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति के साथ इंग्लैंड को संघर्ष करना पड़ा। इस युद्ध में विलियम द्वितीय ने बोअर लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके इंग्लैंड की रुष्टता को और अधिक बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जब इंग्लैंड की सेना को इस युद्ध में एक स्थान पर पराजित होना पड़ा, तो विलियम द्वितीय ने ट्रांसवाल के प्रेसिडेंट क्रूगर को इंग्लैंड की पराजय के लिए बधाई का तार भेजा। पृष्ठ 23। राजनीतिज्ञों की यह मान्यता है कि क्रूगर का तार इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य शत्रुता में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुआ था। इस संपूर्ण घटनाक्रम के फलस्वरूप इंग्लैंड अपनी परंपरागत पृथक्करण की नीति का त्याग करने पर विवश हो गया। उसने सन 1902 में जापान के साथ संधि करके गुटबंदी की नीति को प्रारंभ किया, जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक अनवरत रूप से जारी रही। यह संपूर्ण परिवर्तन जर्मनी की विदेश नीति के फलस्वरूप हुआ। जर्मनी और टर्की। विलियम द्वितीय ने अपने निजी स्वार्थों के कारण टर्की के आंतरिक मामलों में अधिक रुचि दिखाई थी। वह अपनी व्यापारिक सुविधा के बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करना चाहता था, किंतु टर्की की अनुमति के बिना यह संभव नहीं था। अतः उसने टर्की से घनिष्ठता स्थापित की। टर्की की यात्रा के दौरान उसने घोषणा की थी, टर्की का सुल्तान अब्दुल हमीद तथा विश्व के 30 करोड़ मुसलमान यह विश्वास रखें कि जर्मनी उनका सच्चा मित्र व हितैषी है। सन 1902 में टर्की ने उक्त रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी। इस घटना से इंग्लैंड व जर्मनी के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वास्तव में टर्की के प्रति विलियम द्वितीय की नीति मूर्खतापूर्ण थी, क्योंकि उसने इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश को छोड़कर टर्की जैसे छोटे देश को अपना मित्र बना लिया था। जर्मनी तथा रूस। बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति में रूस को सबसे अधिक महत्व दिया था। इसके विपरीत विलियम द्वितीय ने ऑस्ट्रिया के साथ घनिष्ठता स्थापित की थी। विलियम द्वितीय की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण 1890 के पश्चात जर्मनी और रूस के संबंध बिगड़ते गए। बिस्मार्क के समय में रूस के साथ संपन्न की गई सभी राजनीतिक संधियों को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप रूस धीरे धीरे फ्रांस के निकट आता गया। सन 1894 में रूस व फ्रांस के मध्य द्विवर्गीय संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप फ्रांस के एकाकीपन का अंत हो गया। इस दृष्टि से उसे युगांतकारी संधि कहा जाता है। राजनीतिज्ञों ने इस संधि को विलियम द्वितीय की कूटनीतिक पराजय स्वीकार किया है। स्वयं विलियम द्वितीय भी इस संधि का समाचार सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था तथा रूस को उसने तुरंत संदेश भेजा था। यद्यपि इस संधि से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु यह दुख है कि आपने फ्रांस की प्रजातंत्रीय सरकार से समझौता करके राजतंत्रीय शक्तियों को आघात पहुंचाया है। फिर भी मेरा परामर्श है कि आप इस शैतान को काबू में रखें। जर्मनी और फ्रांस। सेडान के युद्ध की पराजय और फ्रैंकफर्ट की संधि के कारण फ्रांस और जर्मनी में शत्रुता थी। सन 1890 के बाद विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति के फलस्वरूप फ्रांस का एकाकीपन समाप्त हो गया। उसे सन 1894 में रूस तथा सन 1904 में इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों की मित्रता का लाभ प्राप्त हुआ। सन 1907 में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ की स्थापना की। इसी संघ की सहायता से फ्रांस को सन 1911 में मोरक्को समस्या का समाधान करने में सफलता मिली और जर्मनी बुरी तरह असफल हो गया। इस प्रकार विलियम द्वितीय की विदेश नीति यूरोप महाद्वीप की शांति के लिए घातक सिद्ध हुई। पूर्वी समस्या, यूरोप की लूट और जल सेना के विस्तार के संबंध में जर्मन सम्राट की महत्वाकांक्षाओं ने
रूस, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पृष्ठ 24। इस नीति के फलस्वरूप विभिन्न देशों में राजनीतिक गुटबंदी का विकास हुआ, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप महाद्वीप 2 सैनिक शिविरों में विभाजित हो गया। दुर्भाग्यवश इसी अवधि में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य शत्रुता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगाया तथा उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को 2 देशों तक सीमित रखा जा सकता था, किंतु जर्मन सम्राट ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लेकर स्थिति को बिगाड़ दिया और इस युद्ध ने विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसलिए विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विलियम द्वितीय की गृह नीति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, विलियम द्वितीय की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, विलियम द्वितीय की नीति बिस्मार्क की नीति का निराकरण थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विलियम द्वितीय के शासनकाल में जर्मनी के औद्योगिक विकास को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, जर्मनी में समाजवादियों के प्रति विलियम द्वितीय द्वारा अपनाई गई नीति का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3, विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति के किन्हीं 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, विलियम द्वितीय ने इंग्लैंड के प्रति किस प्रकार की नीति का पालन किया था? पृष्ठ 25। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, किस शासक का कथन है देश का केवल एक स्वामी है और वह मैं हूँ? नंबर 1 विलियम प्रथम, नंबर 2 विलियम द्वितीय, नंबर 3 फेडरिक और नंबर 4 बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 विलियम द्वितीय। प्रश्न 2, कोयले के उत्पादन की दृष्टि से जर्मनी विश्व का किस नंबर का देश था? नंबर 1 तीसरा, नंबर 2 चौथा, नंबर 3 पांचवा और नंबर 6 छठा। इसका सही उत्तर है नंबर 1 यानी तीसरा। प्रश्न 3, मजदूरों को बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में बीमा की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1 1890 ईस्वी में, नंबर 2 1895 ईस्वी में, नंबर 3 1900 ईस्वी में और नंबर 4 1905 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है नंबर 3 अर्थात 1900 ईस्वी में। प्रश्न 4, जब तक मैं अपनी जल सेना को अपनी स्थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं लूंगा, किसने कहा था? नंबर 1 विलियम द्वितीय, नंबर 2 फेडरिक, नंबर 3 जार अलेक्जेंडर और नंबर 4 विलियम प्रथम। इसका सही उत्तर है नंबर 1 विलियम द्वितीय। प्रश्न 5, नाविक संघ की स्थापना किस देश ने की थी? नंबर 1 इटली, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जर्मनी और नंबर 4 इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है नंबर 3 जर्मनी। प्रश्न 6, डेड नॉट अर्थात विशाल जंगी जहाज कब बनाया गया था? नंबर 1 1900 ईस्वी में, नंबर 2 1903 ईस्वी में, नंबर 3 1904 ईस्वी में और नंबर 4 1905 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है नंबर 4 1905 ईस्वी में। प्रश्न 7, विश्व शक्ति प्राप्त करो अथवा मिट जाओ किसका कथन था? नंबर 1 विलियम द्वितीय, नंबर 2 विलियम प्रथम, नंबर 3 फेडरिक, नंबर 4 बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अर्थात विलियम द्वितीय। प्रश्न 8, इंग्लैंड की विलियम द्वितीय से नाराजगी का प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1 स्थल सेना का विस्तार, नंबर 2 साम्राज्य विस्तार, नंबर 3 जल सेना का विस्तार और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3 जल सेना का विस्तार। पृष्ठ 26।